नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर दावा किया था कि वो बीफ खाती थी। वहीं अब उनके इस दावे का अभिनेत्री कंगना ने जवाब दिया है। कंगना ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ना तो मैं बीफ खाती हूँ और ना ही किसी तरह का रेड मीट खाती हूँ। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। बीजेपी उम्मीदवार ने आगे कहा कि ऐसी रणनीति मेरी छवि खराब करने के लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और कोई भी चीज कभी गुमराह नहीं कर सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन कंगना रनौत को टिकट दिया जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद था और वो खाती थीं। कांग्रेस नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एनडीए के 400 पार के नारे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये नारा परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश है। कन्हैया कुमार का कहना है कि इस तरह के दावे वास्तविकता को बदलने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश है और सत्तारूढ़ पार्टी की हार के डर को दिखाते हैं। उन्होंने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में क्यों शामिल कर रही है जो कांग्रेस में रहते हुए चुनाव नहीं जीत सके और इस्तेमाल किए हुए कारतूस की तरह हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कोई इसे करीब से देखे तो यह बीजेपी की हताशा और हार के डर को दर्शाता है। क्या आपने सुना है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने गई है और मैच से पहले वे कह रहे हैं कि 400 पार। वे ऐसी बातें नहीं करते, वे कहते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। आज अल्पसंख्यकों की जिस प्रकार धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है, कांग्रेस को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी के झंडे गायब क्यों हो गए। लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का टिकट काटे जाने पर उनकी मां और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी द्वारा वरुण गांधी का टिकट काटे जाने पर मेनका ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वरुण एक बहुत अच्छे सांसद थे और आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। मेनका गांधी से जब वरुण के अलग से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के बीच तीखी नोकझोंक सामने आई है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में कहा था कि वह क्षेत्र में विकास पर थरूर के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अब चुनौती स्वीकार करते हुए कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि कौन बहस से बच रहा है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि हाँ, मैं बहस का स्वागत करता हूँ, लेकिन तिरुवनंतपुरम के लोग जानते हैं कि अब तक कौन बहस से बचता रहा है। आइए हम राजनीति और विकास पर बहस करें। आइए हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भाजपा की नफरत की राजनीति के 10 वर्षों के प्रचार पर बहस करें। आइए तिरुवनंतपुरम के विकास और पिछले 15 वर्षों में हमने जो प्रगति की है उसके बारे में भी चर्चा करें। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने समन भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समन उन्हें कोरोना काल में हुए कथित खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए भेजा गया था, जिसके बाद आज सोमवार को वह मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे। बता दें, यह समन अमोल कीर्तिकर को ऐसे समय पर भेजा गया है जब देश में लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बता दें कि खिचड़ी घोटाला कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो पता चला
कि बीएमसी के साथ 6 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी हुई है। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच कल मंगलवार को प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी जानकारी उद्धव गुट के नेता संजय राउत द्वारा दी गई। संजय राउत ने एक्स पर बताया कि कल सुबह 11 बजे तीनों पार्टियों शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से जयंत पाटिल और कांग्रेस की तरफ से बालासाहेब थोराट मौजूद रहेंगे और इसी समय महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग पर अंतिम फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। यानी अब सांगली, भिवंडी और मुंबई जिले में सहमति हुई या नहीं, यह कल मंगलवार को स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले जानकारी सामने आई है कि बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से सामने आई इस खबर के अनुसार कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सेलिब्रिटी कार्ड खेलने जा रही है। खबर है कि पार्टी हाईकमान संजय दत्त के नाम पर राजी हो गया है। आपको बता दें कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी मुंबई से सांसद और मंत्री रह चुके हैं और उनकी बहन प्रिया दत्त भी सांसद रह चुकी हैं और अब संजय दत्त खुद करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त का हरियाणा से खास ताल्लुक है। उनका पुश्तैनी घर हरियाणा के यमुनानगर में है। देश के चुनावी माहौल में जांच एजेंसियों का एक्शन भी लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 4 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आज सोमवार को फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले में ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। किशोर ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 वर्ष में अपेक्षित परिणाम नहीं देने के बावजूद वह ना तो रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी और को आगे आने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार यह भी अलोकतांत्रिक है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं और यदि ऐसा लगता है कि आपको मदद की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि वह सही हैं और वह मानते हैं कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी सोच को मूर्त रूप दे सके, तो यह संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भानपुरी के आमाबाल में एक रैली का आयोजन किया गया है। वहीं इस बीच पीएम मोदी के बस्तर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस कार्टून पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि कल बस्तर पधार रहे हैं साहब, स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है, लिखकर रख लीजिए, यही होने वाला है। आपके एक भी सवाल का जवाब कल भी नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि बीजेपी को जनता वोट रूपी लाठी मारेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने केवल 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अभी 5 सीटों पर घोषणा बाकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके स्थान पर अब बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। शिवपाल ने रविवार को बिसौली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में यह घोषणा की। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आदित्य यादव का नाम लिए बगैर ही बोले, चुनाव में समाजवादी के प्रत्याशी अब तो बन गए हैं। इसके बाद लोगों की ओर से नाम आया आदित्य यादव और आदित्य यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे। फिर शिवपाल सिंह यादव ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले तो लखनऊ से उनका ही नाम चला था, लेकिन खास तौर से युवाओं की मांग पर अब आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए हैं और बहुत ही जल्द नवरात्र के शुभ दिनों में उनका नामांकन हो जाएगा।
वहीं बदायूं के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष यादव का कहना है कि अधिकृत तौर पर घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। कल रविवार को नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की और इस दौरान मुख्यमंत्री की जुबान भी फिसल गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 10वां साल चल रहा है और आगे भी इनकी सरकार रहेगी। हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा एमपी इनके पक्ष में रहेंगे। हम यही अनुरोध करने आए हैं। अब नीतीश कुमार का 400 को 4000 कहने का यही बयान इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा नवादा रैली का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी के पैर छुए और अब यह वीडियो भी चर्चाओं में आ गया है। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर खबर सामने आई है कि जांच एजेंसी पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की टीम यहां 2022 बम विस्फोट मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। वहीं अब इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं, जहां पीएम मोदी ने टीएमसी पर संविधान को बर्बाद करने और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकी दे रही हैं। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के दौरान एनआईए की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वह बिना गलत इरादे के छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के लिए हथियार के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि एजेंसियां हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि या तो वे बीजेपी में शामिल हों या कार्रवाई का सामना करें। मुख्यमंत्री ने पूछा कि टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं। अगर रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे हों तो कोई उनके घर में घुस जाए तो महिलाएं क्या करेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।